आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में करेंगे रैलियां। हेमंत सोरेन समेत इंडिया इत्तेहाद की मुहिम भी पहुंच रही है शबाब पर। आज महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के लिए नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन, कहा महायुति और महाविकास अघाड़ी बागियों को राजी कर पाएंगी। जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड हमले के बाद लाल चौक पर सख्त हिफाजती इंतजाम। दूसरी तरफ असेंबली का पहला इजलास आज से होगा शुरू। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को घेरने के लिए तैयार की खुसूसी हिकमत अमली। कर्नाटक में वक्फ फराजी तनाज़े पर आज रियासत भर में बीजेपी का एहतजाज। किसानों की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम। सिद्धारमैया हुकूमत बैकफुट पर। और अमेरिकी इंतखाबात में सिर्फ चंद घंटे बाकी, हैरिस और ट्रंप फाइनल राउंड में स्विंग स्टेटस के लिए चला रहे हैं मुहिम। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पे नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज झारखंड में इंतखाबी रैलियां करेंगे। पहले गढ़वा और फिर चाईबासा में पीएम मोदी बीजेपी के हक में मुहिम चलाएंगे, जिसका असर पलामू डिवीजन की तमाम असेंबली सीटों पर पड़ सकता है। पलामू में 5 असेंबली सीटें हैं, जबकि गढ़वा में 2 असेंबली सीटें हैं। पलामू में पांकी, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर और बशरामपुर असेंबली सीटें हैं। गढ़वा में गढ़वा और भावनाथपुर असेंबली सीटें हैं। गढ़वा की बात की जाए तो आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई वजीर आजम यहाँ आ रहे हैं। एक तरफ जेएमएम ने अपने वजीर मिथिलेश ठाकुर को इस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने गढ़वा सीट से 2 बार एमएलए रह चुके सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह और बीएसपी से अजय कुमार चौधरी यहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम चाईबासा असेंबली सीट की बात करें तो ये सीट दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस है। ये सीट गुज़िश्ता 15 सालों से जेएमएम के पास है। जेएमएम ने एक बार फिर दीपक बरुआ पर अपने एतमाद का इजहार किया है। वहीं बीजेपी ने गीता बालमूजी को चाईबासा से अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड के इंतखाबी जंग में तजुर्बेकार लीडरों की हाई प्रोफाइल रैलियों ने रियासत में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ा दी है। सियासी जमातों का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का मरहला शुरू हो चुका है। अपने मंशूर को जारी करते हुए बीजेपी ने कल रियासत में खवातीन, नौजवानों और कबायलियों की फलाह बहबूद और बदनवानी से पाक हुक्मरानी फराहम करने का वादा किया, जबकि रियासत के वजीर आला और जेएमएम के सरबराह हेमंत सोरेन बीजेपी के हर दावे को मुस्तरद करते हुए नजर आते हैं। हेमंत सोरेन आज पलामू, समडेगा, सेसी और रातू में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। झारखंड की 81 असेंबली सीट के लिए 2 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। झारखंड में पहले मरहले के इंतखाबात 13 नवंबर को होंगे और दूसरे मरहले के इंतखाबात 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती और वोटिंग के नताइज 23 नवंबर को सामने आएंगे। इस बार झारखंड की गढ़वा असेंबली सीट पर बीजेपी और जेएमएम के दरमियान सख्त मुकाबला है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र तिवारी ने डीडी न्यूज के नुमाइंदे सुमेश पटेल से इंतखाबी मसाइल और सीटों के मामले पर खुसूसी बातचीत की। 2 बार रह चुके विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को इस बार बीजेपी ने गढ़वा सीट से फिर से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और भय भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के समय। करप्शन तो इस कदर बढ़ गया कि आप अंचल में चले जाइए, एलपीसी अगर आपको बनवाना हो, आपका अपना खुद का ज़मीन बेचना हो, मान लो बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, बेटी के शादी में ज़मीन बेचना हो, जितना का ज़मीन है उसका 30% कॉस्ट आपको एलपीसी बनाने में पदाधिकारी ले रहे हैं। और भू माफिया तो इस कदर हावी हैं, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहीं पर चिनिया मोड़ में बेचारे लाला जी थे, मिल चलाते थे,
यहाँ के वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, बेचारे के इच्छा के विरुद्ध उनका ज़बरदस्ती ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है। बेचारे लाला जी का रात में हार्ट अटैक आ गया। आज इसी तरीक़ा से अफरा तफरी मचा हुआ है। कौन किसका ज़मीन लूट लेगा कोई गारंटी नहीं है, डुप्लीकेट जाली कागज बना बना करके। तो इशू तो इस बार इतना है कि उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि कौन इशू। एक मैंने बस मुख्य इशू है भ्रष्टाचार। आप साफ तौर पे सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ तिवारी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी गढ़वा सीट से इस बार जीत हासिल करेगी और जो वर्तमान में यहाँ पर जीएमएम के प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर, इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और इस बार झारखंड और गढ़वा में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा, झारखंड। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 20 नवंबर को महायुति और महाविकास अघाड़ी के दरमियान मुकाबला है। अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तमाम 288 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी वापस लेने का भी आज आखिरी दिन है। सवाल ये है कि क्या दोनों इत्तेहाद अपने अपने बागियों को नाम वापस लेने पर राजी कर पाएंगे, क्योंकि दोनों इत्तेहादों को सबसे बड़ा चैलेंज बागियों की तरफ से है। महायुति के 36 और उम्मीदवार और महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसी सूरत हाल में जो इत्तेहाद और जमातें अपने बागियों की नामजदगी वापस कराने में कामयाब होंगी, उनकी जीत के इम्कानात ज्यादा होंगे। दरियासना महाराष्ट्र बीजेपी ने इंतबाह दिया है कि अगर वो अपनी नामजदगियां वापस नहीं लेते हैं तो बागियों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर असली और जाली शिवसेना की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रियासत की 288 असेंबली सीटों में से 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के दो ग्रुपों के दरमियान सीधा मुकाबला है। देखते हैं महाराष्ट्र से डीडी न्यूज की नुमाइंदगी की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र ने पिछले 3 सालों में कई बड़े सियासी वाकयात देखे हैं। बगावत के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन है जिसने इलाकाई पार्टी शिवसेना को 2 कैंपों में तकसीम कर दिया। एकनाथ शिंदे को हाल ही में खत्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात में धचका लगा, जब उनकी पार्टी मुंबई में 3 में से सिर्फ एक सीट पर 48 वोटों से ही जीत सकी। दूसरी तरफ शिवसेना के गढ़ कोंकण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुकम्मल सफाया हो गया। ठाकरे की पार्टी वहां 5 सीटों पर ही लड़ रही थी और एक भी नहीं जीत सकी। अब जबकि असेंबली इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शिवसेना के दोनों कैंप फिर से असली नकली दावे करने में मसरूफ हैं। जहां तक आज शिवसेना की बात करेंगे तो 80% बाला साहब जी के शिव सैनिक हमारे शिंदे जी के साथ शामिल हुए हैं, शिवसेना के साथ में हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नतीजे चुनाव में आएंगे। महायुति का सरकार फिर महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा। असेंबली में आप देखोगे कि हम 200 प्लस जाने वाले हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो पार्टियां तोड़ी गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, उसके खिलाफ लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है। ये यूपी और बिहार जैसी सियासत यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ की पॉलिटिक्स में आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, विधायक बिक सकते हैं, वोटर नहीं बिक सकते। ताहम इस इलेक्शन में शिवसेना और एनसीपी के लिए बिखरी हुई पार्टियों के दरमियान वोटरों को रागिब करना एक मुश्किल काम साबित होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां 288 सीटों पर महायुति और महाविकास अघाड़ी दो हाथ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार किनकी बने, वहीं दूसरी तरफ 49 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि शिवसेना का दोनों खेमा आपस में लड़ रहा है, यह तय करने के लिए कि महाराष्ट्र में किसका अस्तित्व आगे बचा रहेगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू हो रहा है। असेंबली का इजलास शुरू होते ही स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। इजलास का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब से होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज दिन में 11:30 बजे अरकान से खिताब करेंगे। इससे कबल स्पीकर का इंतखाब 10:30 बजे होगा। इजलास 5 दिन तक जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के बाद शुक्रिया की तहरीक पर बहस 6 और 7 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतवार को कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें स्पीकर के मामले पर तबादला ख्याल किया गया था। इस मीटिंग में कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और आज़ाद एमएलएज ने शिरकत की। काबिल जिक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 साल बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और हुकूमत बनाई।
इसने फैसला किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर एमएलए अब्दुल रहीम राठर नई हुकूमत में स्पीकर होंगे। अपोजिशन लीडर की बात की जाए तो बीजेपी के सुनील शर्मा को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया गया है। आपको बताते चलें कि पहली बार बीजेपी जम्मू कश्मीर असेंबली में अहम अपोजिशन पार्टी के तौर पर बैठेगी। वहीं सत शर्मा को रियासती बीजेपी सदर बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि पहला सेशन हंगामा खेज होने का इम्कान है। दफा 370 जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली, दरबार मूव, दहशतगर्दाना हमलों में इजाफे जैसे मसाइल पर गर्मा गर्म बहस के इम्कानात हैं। नीज बीजेपी हुकूमत के अपने वादों को पूरा करने पर सवाल उठाएगी। कांग्रेस रियासत दर्जे की बहाली का मसला उठाएगी। पीडीपी आर्टिकल 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरेगी। बीजेपी ने इन तमाम मसाइल पर उमर हुकूमत को घेरने की तैयारी कर ली है। इतवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला हुआ। यह हमला ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स के करीब हुआ, जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के करीब वाक़ है। दस्ती बम हमले में 12 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। मामले की तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़े पर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलील प्रभात से बात की और दहशतगर्दों और उनके साथियों को सजा देने के लिए मौसर इक़दाम करने के लिए कहा। एलजी ने कहा कि शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को अपने इक़दामात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड हमले के बाद लाल चौक पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जेपीसी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगा। इजलास में जमात इस्लामी हिंद भी शिरकत करेगी। मौसूला इत्तला के मुताबिक जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर सलीम नुमाइंदों को लेकर जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम खवातीन दानिश्वरों के ग्रुप का एक वफ्द भी जेपीसी में अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए शिरकत करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम खवातीन प्रोफेसर्स भी शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि जेपीसी की मीटिंग कल भी मुनक़िद की जाएगी। नेशनल एडवोकेट काउंसिल के नुमाइंदे जेपीसी के सामने पेश होंगे और अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट अगले पार्लियामेंट इजलास के पहले हफ्ते में पेश की जानी है। वक्फ तरमीमी बिल के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जगदीप पाल ने कहा कि मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, दानिश्वरों, इस्लामी स्कॉलर्स, साबिक जजों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वकला और अक़लियती तंजीमों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि बिल में तरमीम का मकसद ख़वातीन, पसमानदा मुसलमानों और दीगर तमाम मुताल्लिक़ा अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब जिम्मेदार हैं, चाहे सत्ता पक्षी हों चाहे अपोजिशन के हों, और मुझे लगता है कि सब लोग इस जेपीसी में जो बिल रेफर हुआ वक्त का, इसमें मेहनत करें और करके एक अच्छे से अच्छी रिपोर्ट तैयार करें और वो आपस की सहमति भी हो, जिससे कि एक अच्छा बिल जो सरकार की मंशा है कि जो अपने आप में वक्त के इस अमेंडमेंट बिल से एक ट्रांसपेरेंसी ला सके और वक्त का जो पर्पज है जो लोग गॉड के नाम पे देते हैं उसका लाभ मतलब खवातीन को, पसमानदा मुस्लिम्स को, आम गरीब गुर्बत से जुड़े हुए लोगों को मिल सके, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, वो मकसद पूरा हो सके। और कर्नाटक में किसानों की जमीन के बारे में वक्फ की तरफ से जारी करदा नोटिस पर मामला गर्म हो गया है। बीजेपी ने वक्फ अराज़ी तनाज़े के खिलाफ आज पूरी रियासत में एहतिजाज का ऐलान किया है। दरियासना कर्नाटक के साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर CN अश्वथ नारायण ने कहा कि बीजेपी रियासत में खानखाहों, मंदिरों और किसानों की जायदाद को वक्फ जायदाद करार देने वालों के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ 1974 के गैजेट नोटिफिकेशन को वापस लेने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की CBI इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए आज रियासत भर में एहतिजाजी मुजाहरे किए जाएंगे।
काबिल जिक्र है कि विजयपुरा, कलबुर्गी, बेदर और शिवमोगा के किसानों ने इल्जाम लगाया है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि वो 1 सदी से ज्यादा अरसे से इस पर काश्त कर रहे हैं और उनके पास अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। रियासत के कई अजला से इस तरह के इल्जामात के बाद कांग्रेस की सिद्धारमैया हुकूमत बैकफुट पर है। ताहम वक्फ बोर्ड के जरिए किसानों की जमीन पर कब्जे के मामले पर तनाजे के बाद कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने वक्फ जमीन के मामले पर किसानों को दिए गए तमाम पहले के नोटिस मनसूख करने का हुक्म दिया है। रेवेन्यू, महकमा अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड के सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग करते हुए वजीर आला ने किसानों को दिए गए नोटिस पर नाराजगी जाहिर की और इसे फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत दी। तनाज़े के दरमियान रियासत के वक्फ और हाउसिंग वजीर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास पहले 1.12 लाख एकड़ अराजी थी, लेकिन फिलहाल इसके पास सिर्फ 23,000 एकड़ जमीन है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। वजीर खारजा आज ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में चौथे हिंदुस्तानी कौंसिल खाने का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ वो कैमरा में अपने ऑस्ट्रेलवी हममनसब पेनी वोंग के साथ 15वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क डायलॉग के शरीक सदारत भी करेंगे। वज़ीर खारजा ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होने वाले दूसरे रायसीना डाउन अंडर के इफ्तिताही इजलास से भी खिताब करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में हिंदुस्तानी बाशिंदों से खिताब करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। हिंदुस्तान की दुनिया के मुंतखब ममालिक के साथ जामे स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी है और ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक है। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीली ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि दोनों फरीकों की कोशिशों, क़यादत और अज़ाइम से हुई है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने छठ त्योहार के मौके पर चलाई जाने वाली खुसूसी ट्रेनों और मुसाफिरों की सहूलत के लिए की जाने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस साल रेलवे 13 दिनों में तकरीबन 7,726 ट्रेनें चला रही है। और दिल्ली में आलूदगी बदस्तूर तबाही मचा रही है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 को पार कर गया है और इत्तलात के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 432 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई ख़राब सूरत हाल को जाहिर करता है। जबकि रोहिणी में 406, विवेक विहार में 418 और श्री अरविंदो मार्ग में सबसे कम AQI 274 रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि AQI पैमाना 0 से 50 तक अच्छे के जुमरे में है। 51 से 100 इत्मीनान बख्श, 101 से 200 एतदाल पसंद, 201 से 300 खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 400 से ऊपर को निहायत खराब के जुमरे में करार दिया जाता है। त्योहारों की वजह से मुसलसल बढ़ती हुई आलूदगी के सबब हवा का मयार मुतासिर हो रहा है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदारती इंतखाबात में अभी कुछ वक्त बाकी है, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप स्विंग स्टेटस के लिए वोटरों को राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला होने जा रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला इस वक्त देखा जा रहा है और सदारत जीतने के लिए हैरिस और ट्रंप को स्विंग स्टेटस में वोटरों के दिल जीतने होंगे। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों ने बड़ी रियासतों में हिमायत हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर जलसे करके अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दोनों रहनुमा अपने लिए अहले वतन से हिमायत और जीत को यकीनी बनाने की ख्वाह हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होने वाले हैं।
और आइए नाजरीन अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन अखबारात के जायजे में सबसे अहम खबर जिसे अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है, जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास आज से शुरू हो रहा है। अब्दुल रहीम राथर बन सकते हैं स्पीकर। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जो अखबार कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद से ही रियासत में 6 दहशतगर्दाना हमले भी हो चुके हैं। जी हाँ, उमर के वजीर आला बनने के बाद दहशतगर्दाना हमले यकुम से 2 नवंबर तक की आप बात करें तो 3 एनकाउंटर 36 घंटे के अंदर श्रीनगर, बांदीपुरा और अनंतनाग में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान 3 एनकाउंटर हो चुके हैं। आज इस इजलास में काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत के इम्कानात नजर आ रहे हैं। और अगली सुर्खी देख लेते हैं, दिल्ली में AQI 500 से मुतजाविज़ कर गया है। इंतहाई नाक़िस से ख़तरनाक ज़ुमरे में ये दाखिल हो चुका है और 200 के तजावुज़ करने के बाद, यानी अगर 14 अक्टूबर की बात करें तब दिल्ली NCR में ग्रेप 1 भी नाफिज किया गया था। बावजूद इसके अभी तक जो दिल्ली का AQI है वो कम नहीं हो रहा है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बता दें कि अखबार ने लाहौर की खबर भी दी है कि लाहौर में भी स्मोक के पेश नज़र तमाम प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अगली खबर देख लेते हैं, महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात महायुति में इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस वक्त शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और NCP, शरद पवार और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद हुकूमत साजी की कोशिशें लगातार कर रही है, जबकि BJP और शिवसेना यानी शिंदे ग्रुप के साथ NCP, अजित पवार ग्रुप मिलकर दोबारा इख्तिदार में वापसी का दावा भी कर रहे हैं। वैसे आपको बताते चलें यहाँ कि आज महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के लिए नामजदगी वापस लेने का भी आखिरी दिन है। अगली सुर्खी देख लेते हैं, खेल की सफ़े की सुर्खी है, हिंदुस्तानी टीम 24 साल के बाद घर पर हुई क्लीन स्वीप। जी हाँ, आपको बता दें कि 92 साल की टेस्ट तारीख में पहली बार न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तानी टीम को उसी की सरजमी पर क्लीन स्वीप कर दिया है। साथ में न्यूजीलैंड मुंबई टेस्ट 25 रन से उसने जीता और एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेटें भी हासिल की हैं और प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज भी एजाज पटेल को दिया गया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाजरीन, इंडोनेशिया की ये खबर है। इंडोनेशिया को कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में वहां आतिश ज़दगी की बात है। 9 अफराद इसमें हलाक बताए गए हैं, मुतादिद ज़ख्मी हैं और 10 बिलियन इंडोनेशियन रुपये का माली नुकसान भी हुआ है। और आपको यहाँ ये बात भी वाजे करते चलें कि जो कुकिंग ऑयल फैक्ट्री है ये जकार्ता के करीब ही बताई जा रही है। और साथ में अखबार ने अफ़गानिस्तान का भी जिक्र किया है कि अफ़गानिस्तान गैस फैक्ट्री में भी आग लग गई है और ये जो फैक्ट्री है अफ़गानिस्तान में ये काबुल के पास है और इसमें भी काफ़ी नुकसान होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, मिशिगन में कमला हैरिस ने ट्रंप पर बढ़तरी हासिल की है, ऐसा अखबार का कहना है। और आपको ये बता दें कि कमला हैरिस को आयोवा में 47% वोटों की हिमायत हासिल है, जबकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 44% की इसे हिमायत हासिल है। और ट्रंप ने 2016 और 2020 में दोबारा आयोवा जीता था। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि ट्रंप पर बढ़तरी हासिल लगातार कर रही हैं कमला हैरिस। और जहाँ तक इंतखाबात की बात है तो अब तकरीबन कुछ ही घंटे बचे हैं। और अब चलते चलते एक और नाजरीन सुर्खी देख लेते हैं, जापान में माउंट फ्यूजी बर्फ से महरूम हो गया है और 130 साला रिकॉर्ड भी उसका टूट गया है। जी हाँ, दुनिया के मशहूर आतिशफशां पहाड़ों में से एक अपने नज़ारे के लिए अहम पहलुओं से हाल ही में महरूम हो गया है और वो है बर्फ़। जी हाँ, वहाँ बिल्कुल बर्फ़ नज़र नहीं आ रही है। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक जापान जजीरे होन्शू पर वाक़े एक 12,000 फीट ऊंची चोटी माउंट फ्यूजी पर जो 130 साल से बर्फ़ जहाँ मौजूद थी और नज़ारे का अहम जुज़ थी, और इस साल वहाँ बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है, यानी बर्फ़ वहाँ अब ख़त्म हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। और खेल की खबरों की बात करें तो
सीनियर मेंस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का 14वां एडिशन आज से चेन्नई तमिलनाडु में शुरू हो रहा है। 16 नवंबर तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में 31 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 8 पूल्स में तकसीम किया गया है। लीग मरहले के दौरान हर टीम अपने पूल में हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। हर पूल से टॉप टीम 13 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में जाएगी। इसके बाद 15 नवंबर को सेमीफाइनल मैच होगा और 16 नवंबर को फाइनल और तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए प्ले ऑफ होगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।